नमस्कार। आज मैं आप लोगों को ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि तकनीकी हस्तांतरण के बारे में बताऊंगा। जो तकनीकी हस्तांतरण है इसमें आप देखेंगे कि टेक्नोलॉजिकल डेटा एंड इंफॉर्मेशन यानी तकनीकी जो सूचनाएं हैं और तकनीकी जो डेटा है उसका ट्रांसफ़र किया जाता है। किसके बीच किया जाता है? या तो दो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, या गवर्नमेंट टू इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज टू गवर्नमेंट, या जो हमारे शैक्षणिक संस्थान हैं उनके आपस में, उनके मध्य, या उनके मध्य और इंडस्ट्रीज के मध्य या गवर्नमेंट के मध्य। तो ये आपस में जो तकनीकी जो डेटा है वो और सूचनाएं जिसका आदान प्रदान होता है इसको हम कहते हैं ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि तकनीकी हस्तांतरण। अब सबसे पहले हम ये जानेंगे कि तकनीकी जिसका हस्तांतरण हो रहा है वो कितने प्रकार की होती है। तो ये जो तकनीकी है ये दो प्रकार की होती है। टेक्नोलॉजी इज ऑफ टू टाइप्स। पहला क्या है? नो हाउ। नो हाउ जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें नो हाउ। नो हाउ जो है ये तकनीकी ऐसी होती है कि कोई भी चीज़ ऐसी कैसे बनाई गई है। हाउ समथिंग इज मेड इन दिस वे। जो टेक्नोलॉजी आपके सामने है वो इस स्वरूप में कैसे आई, उसके पीछे क्या कंपोजिशन है, उसके जो है कंपोनेंट्स क्या क्या इस्तेमाल हुए हैं, किन किन तरीके से वो किन चीज़ों को मिलाकर बनाई गई है। दूसरा क्या है कि किस तरीके से बनाई गई है, उन जो कंपोजिशंस थे उनको किस मेथड में इस तरह से लाया गया, यानी कि किस तरह से मैन्युफैक्चरिंग उनकी की गई और कैसे असेंबल किया गया है जो आपके सामने है। दूसरी जो ये टेक्नोलॉजी जो है, पहली जो है नो हाउ, ये जो है सस्ती होती है। आप दूसरी देखेंगे नो व्हाई, मतलब जो टेक्नोलॉजी आपके सामने है वो टेक्नोलॉजी ऐसे क्यों है, इस फॉर्म में क्यों है, किसी और तरीके से क्यों नहीं है जैसा कि आपके सामने रखा गया है। कोई चीज़ को अगर तकनीकी में आप देखेंगे, टेक्नोलॉजी में कोई चीज़ गोल है तो गोल क्यों रखी गई, चौकोर है तो चौकोर क्यों रखी गई, ट्रायंगुलर है तो ट्रायंगुलर क्यों रखी गई, रेक्टेंगुलर है तो रेक्टेंगुलर क्यों रखी गई। किसी चीज़ की स्ट्रिप है या कोई भी चीज़ है, कोई भी चीज़ उस टेक्नोलॉजी में वो उस फॉर्म में क्यों है, उसके पीछे क्या होता है, हमारी बेसिक थ्योरीज और प्रिंसिपल्स होते हैं जिसके पीछे वो टेक्नोलॉजी ऑपरेट होती है। तो ये इसमें क्या आता है कि वाई समथिंग इज मेड इन दिस वे। कोई भी चीज़ इस तरह से क्यों बनाई गई, ये किसी और तरीके से भी बनाई जा सकती तो वैसे क्यों नहीं बनाई गई। तो ये जो है ये होता है थ्योरीज और प्रिंसिपल्स। ये किसी भी देश का एक रिसर्च का विषय होता है। उसके जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो सेंटर्स हैं वहाँ पर बहुत ही शोध के बाद ये चीज़ें प्राप्त होती हैं। इसलिए जो है ये बहुत ही महंगी होती है और जनरली इसका ट्रांसफ़र नहीं किया जाता है। नो वाई का ट्रांसफ़र लगभग लगभग नहीं के बराबर किया जाता है। जो ट्रांसफ़र किया था वो क्या किया था? नो हाउ। तो हमने देखा कि जो टेक्नोलॉजी है वो दो प्रकार की है जिसमें से नो हाउ जो है वो ट्रांसफ़र किया जाता है। हम आगे देखेंगे इसमें कि अब ये जो नो हाउ है इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। इसके दो बेसिकली एस्पेक्ट हैं। पहला क्या है? कंपोनेंट्स। दूसरा क्या है? कैपेबिलिटी। कंपोनेंट्स में क्या है कि नॉलेज है, स्किल है। नो हाउ जो आपके पार्ट्स हैं वो हो गए, मेथड्स हो गया, ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी हो गई, ये सारी चीज़ें इसमें ट्रांसफ़र होती हैं। कैपेबिलिटी क्या है? कैपेबिलिटी में ये होता है कि आप जब टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करते हैं, किसी भी देश को आप करते हैं, तो आपकी क्या क्षमता है कि आप उस देश की रिक्वायरमेंट को पूरी कर सकते हैं कि नहीं। जैसे कि अभी रिसेंटली आप देखिए, अगर आप राफेल की बात करेंगे तो राफेल की जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की बात की जा रही है, या राफेल जो हमारी डील हुई उसमें हम परचेज कर रहे हैं, तो अब ये फ्रांस को ये देखना होगा कि हम ये जो टेक्नोलॉजी हम जिस देश को भेज रहे हैं, बेच रहे हैं, उसकी हम जो रिक्वायरमेंट्स है उसको हम पूरा कर पाएंगे कि नहीं। अगर उसकी रिक्वायरमेंट पूरा करने में कहीं हम फेल होते हैं तो हो सकता है कि अगली बार वो जो देश है वो दूसरा जो कहीं और से वो ट्रांसफ़र कराए टेक्नोलॉजी का, क्योंकि आप जो है कैपेबल नहीं। कोई दूसरा जो है दुकानदार उसने देख लिया, क्योंकि आप जो है उसको समय पर उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। दूसरी जो कैपेबिलिटी की बात होती है कि हमारी खुद की, कि अगर हम खुद जो है ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी कराते हैं, जैसे कि हमने राफेल विमानों के साथ साथ बहुत सी टेक्नोलॉजी हमने ट्रांसफ़र कराई। अब टेक्नोलॉजी तो हमने ट्रांसफ़र करा ली,
वो हमने परचेज कर लिया जैसे भी हमें रेट पड़ा। लेकिन अब क्या है कि हम उस टेक्नोलॉजी का अपने देश में किस तरह से इस्तेमाल करके और अपने विमानों को हम कितना सक्षम बना सकते हैं उनके लड़ने के लिए, उनकी फाइटिंग कैपेबिलिटी के लिए, या उनके हम मॉडिफिकेशन के लिए, उनके हम रिपेयरिंग के लिए, मेंटेनेंस के लिए, जो भी चीज़ें हैं, वो जो टेक्नोलॉजी हमने ट्रांसफ़र कराई है उससे अब हम कितना क्षमतावान हैं। दूसरी चीज़ कि हमारी जो डिफेंस जो कैपेबिलिटी है अब वो कितनी बढ़ गई, कितना ट्रांसफ़र कराने से। तो ये हम बात कर रहे थे कंपोनेंट्स और कैपेबिलिटी की। ये जो है टेक्नोलॉजी के स्पेशली दो पार्ट्स हैं। अब कंपोनेंट्स अगर हम बात करें तो कंपोनेंट्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं। एक तो आता है पहले टेक्निकल डाटा डेटा एंड इंफॉर्मेशन। अब टेक्निकल डेटा इंफॉर्मेशन हमने पहले बताया कि ये जो है एक पेपर से ट्रांसफ़र होता है। ये कोई अलग से नहीं, ये हम एक पेपर से या हम ऑडियो या वीडियो डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और इसमें कभी भी कोई बहुत समस्या नहीं आती, ये आसानी से ट्रांसफ़र हो जाता है जब तक कि कहीं उसके ट्रांसलेशन की प्रॉब्लम ना हो। कि जैसे अगर कोई चाइनीज़ में डेटा ट्रांसफ़र कर रहा है तो अब वहाँ पे ट्रांसलेट करना पड़ेगा हमको। अगर हिंदुस्तान में मंगा रहे हैं तो इंग्लिश में, हिंदी में, या हमारी जो लोकल लैंग्वेजेस हैं उसमें ट्रांसलेट करना पड़ेगा, तभी हमारे यहाँ के लोग समझ पाएंगे। दूसरा क्या है कि कैपिटल गुड्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। जो टेक्नोलॉजी हम ट्रांसफ़र करा रहे हैं उस टेक्नोलॉजी के यूज़ के लिए हम कुछ जो सामान है उसके साथ वो आएगा, उसके साथ कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा। जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहे उसके मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, चाहे उसके हम रिपेयरिंग की बात करें, ओवरहाल की बात करें, या मेंटेनेंस की बात करें, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर भी उसके साथ ट्रांसफ़र होगा, तभी हम तकनीकी का कायदे से इस्तेमाल कर पाएंगे। अन्यथा हम हमेशा हर चीज़ के लिए, छोटी से छोटी चीज़ के लिए उसी देश पर निर्भर कर जाएंगे जहाँ से हमने ट्रांसफ़र कराया। तीसरा क्या है, टेक्निकल स्किल और एबिलिटी। अब ये हम देखें टेक्निकल स्किल और एबिलिटी क्या है। भाई जो तकनीकी जिस देश में बनाई गई, वहाँ के लोगों ने उसको बनाया, उसको ऑपरेट करना सीखा, उसको जाना और समझा। तो जब तक वो लोग यहाँ पर आकर हमें नहीं सिखाएंगे, हमारे देश में जो जहाँ से भी हमने मंगाया, जैसे कि अगर हम राफेल की बात करें तो राफेल की जो वहाँ पे एक्सपर्ट जो पायलट्स थे, उसके साथ जो एक्सपर्ट टेक्निकल एक्सपर्ट थे, कहाँ क्या प्रॉब्लम है, तो उसके साथ ये यहाँ पे ट्रांसफ़र होके आएंगे। और यहाँ पर वो हमारे जो पायलट्स हैं और जो भी टेक्निकल स्टाफ है उसको वो ट्रेनिंग देंगे बाकायदा, ताकि हमारे जाने के बाद वो उसका रख रखाव और उसको ऑपरेट वो कर सकें। तो ये होती है टेक्निकल स्किल और एबिलिटी जो कि ट्रांसफ़र होती है कंपोनेंट्स में। दूसरा जो हम बात कर रहे थे कैपेबिलिटी की, कैपेबिलिटी में क्या चीज़ें आती हैं। कैपेबिलिटी दो प्रकार की होती है। एक तो होती है इंडिपेंडेंट कैपेबिलिटी कि हम जो है वो मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी ट्रांसफ़र करा लें अगर, तो हम किसी भी चीज़ को कंप्लीट इंडिजिनियसली यानी कि अपने देश में हम खुद बनाने के लिए सक्षम हो जाएंगे। दूसरा क्या होता है, पार्शियल जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होती है जिसमें मेंटेनेंस है, रिपेयर है, या ओवरऑल है। इसमें वो कैपेबिलिटी केवल शामिल होती है कि जिससे कि हम उस प्रोडक्ट को यूज़ कर सकें, रेगुलर यूज़ के लिए हम ला सकें। कहीं कोई प्रॉब्लम आए तो उसको हम मेंटेनेंस रख रखाव कर सकें, उसको रिपेयर कर सकें और उसको ओवरहाल कर सकें। तो ये पार्शियल हुआ। और दूसरी जो है मैन्युफैक्चरिंग में कंप्लीट टेक्नोलॉजी, इसमें ये पहली टेक्नोलॉजी इंक्लूडेड, ये हो गई कैपेबिलिटी। अब क्या है कि जो ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी है वो कितने प्रकार की होती है। तो सबसे पहली जो ट्रांसफ़र होती है वो होती है ऑपरेट टेक्नोलॉजी। ये मस्ट है, ये टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र होना मस्ट है। इसके बिना जो है आप कोई भी तकनीकी हस्तांतरण ना तो किसी अन्य देश को कर सकते हैं, ना तो खुद आप ले सकते हैं। क्योंकि कोई भी तकनीकी जो आ रही है, ट्रांसफ़र होती है या जा रही है, उसको हम कैसे ऑपरेट करेंगे। ये बेसिक टेक्नोलॉजी होती है कि जहाँ भी तकनीकी जा रही है उसको ऑपरेट करना हम उसको बताएं, सिखाएं, उसके साथ जो इक्विपमेंट्स हैं वो जरूर जाएंगे। तो ये क्या है कि मस्ट फॉर द ऑपरेटिंग द ट्रांसफर्ड ऑब्जेक्ट। ये ट्रांसफर्ड ऑब्जेक्ट के साथ ये जाना ही जाना है, इसको आप रोक नहीं सकते, नहीं तो वो जो ट्रांसफर्ड ऑब्जेक्ट है, जो टेक्नोलॉजी आपने ट्रांसफ़र किया है, वो बेकार हो जाएगी, उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। फिर उसके बाद डिपेंड करता है कंट्री टू कंट्री या परचेजिंग पावर पे कि आप मेंटेनेंस की टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफ़र करा लें, जिससे कि आपको हर बार उसकी जो सर्विसिंग एंड मेंटेनेंस के लिए पर्टिकुलर उस देश में ना जाना पड़े, अगर आप ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करते हैं। तीसरा क्या है, रिपेयर, कि अगर कोई पार्ट्स उसका ख़राब हो जाए, आप कुछ पार्ट्स उसके प्रोड्यूस कर सकें, उसको बना सकें, उसका रिप्लेस कर सकें, उसके आपके पास इक्विपमेंट्स होने चाहिए। चौथा है प्रोड्यूस, जिसको कहते हैं कि कंप्लीट टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र। इसमें ये सारी चीज़ें, वो तीनों पहले की जो हैं वो शामिल हैं। इसमें क्या है कि हम जो तकनीकी हमने ट्रांसफ़र करी है या
लिया है, कराया है, उसको हम पूरी तरह से मैन्युफैक्चरिंग करने की स्टेज में आ जाते हैं कि हम इंडिजिनियसली अपने देश में उसको हम बना सकें। अब आगे हम देखेंगे कि वाई ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड। ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के इसकी ज़रूरत क्यों है, क्यों टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र करना पड़ता है, क्या ज़रूरत है। तो सबसे पहले चीज़ क्या है कि इसमें फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अर्ली स्टेज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आईपी इनटू टूल्स। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ये होती है कि जो ये हमारा किसी भी जो साइंटिस्ट है, ये जो रिसर्च सेक्टर है उसमें जो लोग भी इन्वॉल्व हैं, ये किसी के दिमाग की उपज होती है, ये उसकी अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है जो वो खोज करता है, रिसर्च करता है। अब जैसे जो भी उसके दिमाग में आइडिया आया कि ये चीज़ बनाई जा सकती है, अब क्या हुआ कि ये जो टेक्नोलॉजी है उसको ये टूल्स में कन्वर्ट कर देती है, आपके आइडियाज़ को कन्वर्ट करती है टूल्स में। तो क्या होता है कि आपके जो आइडियाज़ हैं वो लगातार बढ़ते रहते हैं, टूल्स में कन्वर्ट होता रहता है, रिसर्च चलता रहता है और धीरे धीरे करके उसमें इम्प्रूवमेंट आता रहता है। तो ये सबसे पहले कि हमारे जो दिमाग में है उसको हम फिजिकल फॉर्म में कैसे लाएं, टूल्स के फॉर्म में कैसे लाएं, तो सबसे पहले ये चीज़ होती है। दूसरा क्या है, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज के पास क्या होता है कि कई बार बहुत अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत अच्छे जो साइंटिस्ट हैं उनका बहुत अच्छा रिसर्च सेक्टर नहीं होता है, R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट उनका बहुत अच्छा नहीं होता। तो इसमें क्या फ़ायदा होता है कि किसी बहुत अच्छे देश के जो उसका रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, आपने वहाँ से टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर लिया और फिर आप बिना किसी सेटअप के आप वो टेक्नोलॉजी अपने यहाँ ले आए और यूज़ कर रहे हैं। तो ये डेवलपमेंट के डेवलपिंग जो कंट्रीज़ हैं उनके काम में आता है। दूसरा क्या है, सिक्योरिटी रीजन फॉर द ऑफ न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज़, कि जो नए जो स्वतंत्र राष्ट्र हैं, अभी चूंकि जब कोई भी स्वतंत्र होता है राष्ट्र नया नया, तो उसकी जो बेसिक प्रॉब्लम क्या होती है, रोटी कपड़ा और मकान की, कि सबसे पहले वो रोटी और कपड़ा मकान की अपनी जनता की जो नीड्स है उसको वो पूरा करे, उसके बाद वो बात करेगा लग्जरी लाइफ की या किसी और चीज़ की। तो ऐसे में क्या होता है, जब जहाँ रोटी कपड़ा मकान की नीड्स पूरी करने में देश लगा हुआ, वहाँ सिक्योरिटी कंसर्न जो है कई बार पिछड़ जाता है। लेकिन अब इसमें क्या कर सकते हैं कि ऐसे जो देश हैं वो किसी भी डेवलप्ड कंट्रीज से जो टेक्नोलॉजी है, वो रिसेंट टेक्नोलॉजी, एकदम लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी है वो सिक्योरिटी रीजंस के लिए उसको ट्रांसफ़र करा सकते हैं। तो ये उनको बिना किसी सेटअप के मिल जाएगा। नेक्स्ट क्या है कि डेवलप्ड कंट्रीज टू इंक्रीज दियर इन्फ्लुएंस। ऐसे में जो विकसित राष्ट्र हैं दुनिया के, वो क्या करते हैं कि छोटे छोटे राष्ट्र को अपने ऊपर डिपेंडेंट बनाते हैं या अपना इन्फ्लुएंस उसके ऊपर बनाते हैं। वो कुछ तकनीकी ट्रांसफ़र करके अपने ऊपर उनको डिपेंडेंट बनाएंगे, फिर आज से बहुत सी चीज़ें हैं जो उनके ऊपर लागू करनी है, अपने बहुत से जो नियम कानून हैं और चीज़ें हैं वो उनके ऊपर वो लागू कर सकते हैं और उनको मानना पड़ता है। ये म्यूचुअल कोऑपरेशन अंडरस्टैंडिंग से चीज़ें चलती हैं, जिसमें इंटरनेशनल रिलेशन स्पेशली जो शामिल है। नेक्स्ट क्या है कि अपडेटिंग द ओल्ड टेक्नोलॉजीज, जो हमारी जो पुरानी टेक्नोलॉजी है, जैसे कि अगर हम बात करें तो अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में जब कारगिल वॉर हुई थी, तो उसमें हमारे पास ऐसे कई फाइटर प्लेन थे जो कि आउटडेटेड हो रहे थे और उनको अपडेट करने के लिए उनको ब्रिटेन भेजा गया था। तो ब्रिटेन से फिर वहाँ से वो अपडेट होके दोबारा आए। तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र क्यों हो रही है, क्योंकि हमें अपनी पुरानी जो तकनीकी है उसको अपडेट करना, अपग्रेड करना है। नेक्स्ट क्या है कि फॉर द लॉन्ग रन ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट्स, हमें किसी भी तकनीकी को लंबे समय तक अगर इस्तेमाल में लाना है, उनके टूल्स को, उनको इक्विपमेंट्स को, तो भी हमें लगातार नई नई तकनीकी, उससे रिलेटेड टेक्नोलॉजी जो है उसको ट्रांसफ़र कराते रहना पड़ेगा। नेक्स्ट, हाउ ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी अकर्स, कैसे होता है ये, किस फॉर्म में होता है। तो एक तो हो गया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट। इसमें क्या होता है कि परमानेंट ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप सच एज परमानेंट ट्रेडमार्क, जैसे हमारी जो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट थी हमने परमानेंटली उसको बेच दिया अगले देश को, और अब वो फ्री है कि उस टेक्नोलॉजी को पूरी तरह से वो मैन्युफैक्चर कर सके। ये एक प्रकार से आप जो है वो कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजीज पे ट्रांसफ़र हो जाती है। दूसरा क्या होता है, लाइसेंस एग्रीमेंट। इसमें क्या होता है कि कुछ समय के लिए कुछ एक क्वांटिटी भी इसमें शामिल होती है कि हम कितना बना सकते हैं। तो इसमें ड्यूरेशन और जो लिमिटेशन है, क्वांटिटी है, उसका एग्रीमेंट होता है कि आप इतने समय तक के लिए मैं आपको ये लाइसेंसिंग प्रोवाइड कर रहा हूँ कि आप
जो भी चीज़ है उसको आप बना सकते हैं, जो टेक्नोलॉजी है आप उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आपका जब लाइसेंस एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा उसके बाद आप बना नहीं सकते हैं। और अगर आप बनाते हैं तो ये अपराध की श्रेणी में आएगा, जिसमें जो भी नेशनल जो लॉज हैं या इंटरनेशनल लॉज हैं उसके अंतर्गत आपको पनिशमेंट भी मिल सकती है। अब जो ये टेक्नोलॉजी है जो ट्रांसफ़र होती है, इसकी कॉस्ट कैसे निर्धारित की जाती है कि क्या प्राइस होगा, कितने कितने में टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होगी। तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि कॉस्ट को निर्धारित करती हैं। सबसे पहला एक हाई रॉयल्टीज़ एंड फ़ी फॉर लाइसेंसिंग ऑफ प्रोडक्शन। इसमें क्या है कि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जिसकी भी है, पर्टिकुलर पर्सन की, पर्टिकुलर कंट्री की, वो उसका रॉयल्टी रॉयल्टी जैसे कि आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा यहाँ पे, कि जैसे कोई भी जो टीचर है या कोई भी जो लेखक है वो कोई किताब लिखता है, बुक लिखता है, फिर वो पब्लिशर से कांटेक्ट करता है कि आप ये हमारी जो बुक्स है इसको पब्लिश कीजिए। इनके बीच में क्या होता है, एक एग्रीमेंट होता है कि आप जो भी पर कॉपीज़ हैं जो बिकेंगी उसमें से पर्टिकुलर इतना पैसा वो मुझे आप पे करेंगे या इतना परसेंट उसका पे करेंगे, जितने में भी वो आप कॉपीज़ बेचेंगे। तो वो जो परसेंटेज होता है पर बुक्स, उसी को कहते हैं रॉयल्टी। तो ये जैसे जैसे वो किताबें बिकती जाती हैं, जितनी संख्या में बिकती जाती हैं, वैसे वैसे उतना ही प्रॉफिट जहाँ दुकानदार का होगा वहीं उस पर्टिकुलर जो लेखक है, राइटर है, उसका भी होता जाएगा। और ये एग्रीमेंट होगा कि कितने सालों तक के लिए काम करना है। तो उतने सालों तक के लिए लगातार वो पर्टिकुलर पब्लिशर वो बुक पब्लिश करता रहता है और रॉयल्टीज़ जो है वो मिलती रहती है। अब ये रॉयल्टी जो है वो जितनी ज़्यादा जो भी लेखक है वो लेगा, उसी हिसाब से बुक की कॉस्ट बढ़ जाएगी। अगर वो रॉयल्टी कम रखता है तो बुक की कॉस्ट कम हो जाएगी। तो ये रॉयल्टी और लाइसेंसिंग। दूसरा क्या है, लाइसेंसिंग, कि कोई अगर आप लाइसेंस प्रोडक्ट दे रहे हैं, कि आप लाइसेंसिंग गवर्नमेंट से करा रहे हैं कि हमें ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है उसको बनाना है, बेचना है, तो लाइसेंस लेने के लिए भी आपको पेमेंट करना पड़ता है, पैसा देना पड़ता है। वो पेमेंट आप कहाँ से निकालेंगे, जब अपने प्रोडक्ट को आप बेचेंगे वहाँ से वो फीस निकालेंगे। तो अगर आपने लाइसेंस कराया, एक कुछ होते हैं इलीगल्स जो होते हैं, इसीलिए कई बार इलीगल जो चीज़ें होती हैं वो सस्ती पड़ती हैं, क्योंकि उनका लाइसेंसिंग होता नहीं, लाइसेंसिंग में उनका पैसा गया नहीं, तो क्या होता है कि आपको वो सस्ते में बेच सकते हैं। दूसरा क्या है, कॉस्ट फॉर राइट्स टू यूज़ एंड ट्रेडमार्क। अब कुछ पर्टिकुलर जैसे आप कह दीजिए आईएसआई मार्का होता है, बहुत चीज़ें होती हैं अलग अलग कंपनियों की। आईएसआई मार्का क्या है, ये एक ट्रेड मार्क है कि अगर आईएसआई मार्क लगा हुआ है तो ये पर्टिकुलर चीज़ अच्छी है। इस तरह से डिफेंस इंडस्ट्रीज़ में भी बहुत सी चीज़ें हैं जो ट्रेड मार्क चलती हैं कि पर्टिकुलर ट्रेड मार्क लगा है तो इक्विपमेंट, ये गन, ये जो भी चीज़ें हैं वो अच्छी हैं, आप वो बिल्कुल ले सकते हैं। तो ये ट्रेड मार्क जो होता है उसका भी ये सेल होता है कि ट्रेड मार्क आप सेल करेंगे उसको टेस्ट करके, तब वो जनता उस पर भरोसा करती है। तीसरा क्या है, कॉस्ट थ्रू आर्टिफिशियल हाइक ऑफ प्राइस ऑफ पार्ट्स। मार्केट का रेट अचानक से बढ़ गया, ठीक, या आपके कई बार होता है कि अगर जो भी गुड्स हैं या जो आपका प्रोडक्ट है वो ज़्यादा बिकने लगा, ज़्यादा बिकने लगा, मार्केट में डिमांड बढ़ गई, डिमांड बढ़ गई तो क्या हुआ कि जो प्रोड्यूसर है वो आर्टिफिशियली अपने आप, उसमें मार्केट से कोई मतलब नहीं होता उसको, अपने आप उसने प्राइस को बढ़ा दिए। डिमांड के हिसाब से प्राइस को बढ़ाना, ये होता है आर्टिफिशियली हाइक अप प्राइजेस। दूसरा नेक्स्ट क्या है, फोर्थ, कॉस्ट फॉर प्रॉफिट्स। अब ये जो प्रॉफिट, कोई कितना परसेंट प्रॉफिट ले रहा है, कोई 1% ले रहा है, 2% ले रहा है, 10% ले रहा है, जो जितना कम प्रॉफिट लेगा उसी प्रकार से वो कॉस्ट कम आएगी, ज़्यादा प्रॉफिट लेगा तो कॉस्ट ज़्यादा आएगी। पांचवा क्या है, कॉस्ट ड्यू टू ओवर प्राइसिंग ऑफ कैपिटल गुड्स। मार्केट में जो आपके रॉ मटेरियल हैं या जो और सब वस्तुएं हैं उनकी कीमतें बढ़ गई। अब उनकी कीमतें बढ़ गई तो जो आपकी टेक्नोलॉजी अपने आप महंगी हो जाएगी, क्योंकि उन्हीं चीज़ों से असेंबल होकर आप बना रहे थे, और जिन चीज़ों से असेंबल होकर बन रही थी वो तकनीकी महंगी हो गई, तो आपकी मजबूरी है कि आप जो है प्रोडक्ट अपना वो महंगे में ही बेच पाएंगे। अब अगला पॉइंट आता है कि बेनिफिट्स टू सेलर इन द ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। टीओटी में, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी में जो सेलर है उसके क्या क्या फ़ायदे हैं। पहला तो सीधा सीधा है कि भाई वो रेवेन्यू जनरेट करता है, पैसे का उत्पादन करता है, जो भी वस्तुएं हैं उसको ट्रांसफ़र करके, टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र करके वो रेवेन्यू जनरेट करता है। उससे क्या होता है कि जो हमारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जो कॉस्ट थी वो रिकवर होती है और हम प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। दूसरा क्या है, क्रिएट एंड इंडस्ट्री। अब रिसेंटली आप देखिए, इसमें तो जीएसएम और सीडीएमए का एग्जांपल दिया हुआ हमने मोबाइल फ़ोन्स का। आप देखिए कि इधर जो है कोरोना वायरस के पीरियड में एक पूरी की पूरी एक जो आप मास्क लगा रहे हैं, मास्क यूज़ कर रहे हैं, पूरी की पूरी एक इंडस्ट्री है
पूरे के पूरे कई ऐसे दुकानें आपको मिलेंगी ऐसे जो कि सिर्फ मास्क बेच रहे हैं, पीपीई किट बेच रहे हैं। तो क्या हुआ कि एक प्रॉब्लम आई, या एक प्रॉब्लम की वजह से एक टेक्नोलॉजी जनरेट हुई, और उस टेक्नोलॉजी ने पूरी इंडस्ट्री क्रिएट कर दी। जैसे आप मोबाइल फ़ोन्स अगर आप देखेंगे तो सीडीएम में और जीएसएम था, तो इसने क्या हुआ कि एक पूरा का पूरा मोबाइल इंडस्ट्री क्रिएट किया। ये कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में तो पहले टेलीफोन हुआ करते थे, जब मोबाइल आया तो पूरी मोबाइल इंडस्ट्री हो गई। तो एक नई टेक्नोलॉजी से एक नई इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हो रहा है, यहाँ पे नई इंडस्ट्री क्रिएट हो रही है, बन रही है। तीसरा क्या है, क्रिएट पार्टनरशिप विथ फिर्म एंड कॉमर्शलाइज टेक्नोलॉजी। अब इसमें क्या होता है कि आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग के बाद आप इसको बेचना होगा। तो अब जैसे कॉमर्शियल जो पार्टनर्स हैं उनके साथ आपको पार्टनरशिप करनी पड़ेगी, ऐसे जो मार्केटिंग करते हैं, जो आपकी वस्तुओं की मार्केटिंग कर सकें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी जो टेक्नोलॉजी है वो ट्रांसफ़र हो सके या बिक सके। तो आपको कॉमर्शियल पार्टनरशिप भी चाहिए होगी। तो एक क्या होता है, इसमें पार्टनरशिप क्रिएट होती है, उससे क्या होता है कि आपका जो दायरा है वो बढ़ जाता है। चौथा पॉइंट क्या है, एस एंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ आईआर बाय द गवर्नमेंट्स। अब इसमें हम देखेंगे कि जैसे बहुत से ऐसे, जब मैंने कहा ना कि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं या डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, तो उनमें क्या होता है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो ऐसे बहुत से उनकी समस्याओं को सॉल्व करने के लिए जो टेक्नोलॉजी है वो उनको रिलायबल रेट पे या डिस्काउंटेड रेट पे वो देते हैं, जिससे कि उनका अपना इंटरनेशनल जो रिलेशन, आपसी जो संबंध है वो प्रभावित होता है, वो बनता है, वो अच्छा बनता है, और उससे वो डिपेंडेंट हो जाते हैं। उनको भी लगता है कि हाँ, जो देश डेवलप्ड कंट्री है ये हमारे लिए बहुत सोचता है और करता है, तो वो उनके हिसाब से चलता है। पांचवा क्या, प्रोवाइड ए फ्लिप टू ओन डिफेंस इंडस्ट्री। अब इसमें एग्जाम्पल के तौर पे कि हमारी जो डिफेंस इंडस्ट्रीज जो लगाई गई हैं, एक तो सबसे पहले वो जो भी गुड्स प्रोड्यूस कर रही हैं, जो भी गन्स हैं, पिस्टल्स हैं, गोला बारूद है, कोई भी चीज़ हो, एक तो सबसे पहले वो हमारे लिए काम आती है। लेकिन ऐसा नहीं कि हम अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करने के बाद इंडस्ट्रीज़ को बंद कर देते हैं। इंडस्ट्रीज़ का प्रोडक्शन चलता रहता है, तभी उनकी जो है वो रिसर्च डेवलपमेंट की कॉस्ट, उनका प्रॉफिट्स, गवर्नमेंट को बेनिफिट, सब चीज़ें होंगी। तो वो जब चलता रहेगा, तो अब क्या हुआ कि हमारी रिक्वायरमेंट तो पूरी हो गई। अब हम क्या करेंगे कि हम ऐसे ऐसे देश खोजेंगे जिनको कि इन चीज़ों की आवश्यकता है, तो अब हम उनको सेल करेंगे, अपनी जो टेक्नोलॉजी को हम ट्रांसफ़र करेंगे। उससे क्या होता है कि हमारी जो डिफेंस इंडस्ट्रीज़ हैं, जब लगातार उनको प्रॉफिट मिलता रहता है, तो वो अपना रिसर्च डेवलपमेंट का काम करती रहती है, नई नई चीज़ें खोजती रहेंगी, पुरानी चीज़ों को वो बेचती रहेंगे। ठीक है। कई बार होता है कि जैसे कई चीज़ें हैं ऐसी कि जो कि मान लीजिए हमारे पास आउटडेटेड हो गई, हमें लगता है कि अब ये हमारे पास ये बहुत अच्छी नहीं रह गई, लेकिन कुछ देशों के लिए जो कि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जो कि न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ हैं, जिनकी सिक्योरिटी रीजंस हैं, उनके लिए हो सकता है वो एडवांस टेक्नोलॉजी है। ठीक, जैसे अमेरिका की अगर आप बात करें तो वो फिफ्थ जनरेशन टेक्नोलॉजी पे चल रहा है, और हमारी बात करें तो हम थर्ड और फोर्थ जनरेशन पे चल रहे हैं। तो उनके यहाँ जो थर्ड और फोर्थ जनरेशन की जो टेक्नोलॉजी है, जो उनके लिए आउटडेटेड हो गई या पुरानी हो गई, हमारे लिए क्या है, नई है। क्योंकि आज भी हमारी क्षमता क्या है कि हम फोर्थ जनरेशन की टेक्नोलॉजी प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, हमारे पास प्लेटफॉर्म नहीं है, इंडस्ट्रीज नहीं है। तो वहाँ कहीं की आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, कहीं के लिए क्या है, नई टेक्नोलॉजी। तो उससे क्या है कि बेच करके, और जो हमारी डिफेंस इंडस्ट्रीज हैं उनको बूस्टअप मिलता है, उनको प्रोत्साहन मिलता है कि वो और बनाएं और करें। ठीक है। सिक्स पॉइंट क्या है, मेकिंग बायर्स टू बिकम डिपेंडेंट। अब जो खरीदार है, जो भोक्ता है, उसको हम अपने ऊपर निर्भर बनाते हैं। जो उसकी निर्भरता है वो कई बार हमें इंटरनेशनल रिलेशन में काम आती है, कि हम अपनी कोई बात इंटरनेशनल स्तर पर मनवाना चाहते हैं तो हमारे फेवर में वोट करेगा, हम हमारे खिलाफ वो नहीं जाएगा। ठीक है। तो ये जो है, ये इससे क्या होता है कि हम बायर को जो है अपने ऊपर डिपेंडेंट बनाते हैं। बेनिफिट्स टू रेसिपिएंट, जो खरीद रहा है, खरीदार जो है, वो उपभोक्ता जो है, वो उसको क्या फ़ायदा है। सबसे पहले कि नई टेक्नोलॉजी से क्या होता है कि हमारे पास नई नॉलेज, नई क्षमता और नई अवेयरनेस जनरेट होती है उस तकनीकी के बारे में, जो तकनीकी ट्रांसफर करा रहे हैं। उस तकनीकी में ऐसा क्या है, किससे संबंधित है, हम उसके लिए उत्सुक होते हैं, उसको जानना चाहते हैं, जानते हैं। दूसरा क्या है, ये जो है प्रोवाइड्स फ्लिप टू ओवरऑल टेक्नोलॉजी अवेयरनेस। ये हमारे देश में एक प्रकार से सभी को ओवरऑल, जब कोई टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होती है, जैसे राफेल हुआ, तो राफेल पे तमाम लगातार न्यूज़पेपर, मीडिया और सभी के माध्यम से पूरे देश में ये कवरेज दिया गया, न्यूज़ दिया गया उसके बारे में। तो लोगों में क्या हुआ, अवेयरनेस जागी
कि हाँ राफेल में क्या क्या टेक्नोलॉजी है, राफेल क्या क्या कर सकता है, उसकी क्या कैपेबिलिटी है, हमारा देश अब कितनी मजबूत स्थिति में हो गया, हमारी जो स्ट्राइकिंग पावर है वो कितनी बढ़ गई। तो मोटिवेशन मिलता है लोगों को, जनता को मिलता है। साथ में ऐसे हमारे यहाँ जो साइंटिस्ट हैं जो उस पर रिसर्च कर रहे थे उनको भी मोटिवेशन मिलता है कि अच्छा हम लोग तो अभी हम थर्ड स्टेज पे कर रहे हैं, देखो ये फिफ्थ स्टेज की टेक्नोलॉजी आ गई, तो अब हम फिफ्थ स्टेज पे कैसे पहुंच सकते हैं। तो उनको भी बूस्टअप मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। तीसरा क्या है कि न्यू टेक्नोलॉजी ब्रिंग्स इन न्यू इंडस्ट्रियल मशीन एंड प्रोसेस। जब नई तकनीकी हम ट्रांसफ़र कराते हैं तो हमारे पास नई मशीन आती है, नई इंडस्ट्री जनरेट होती है और नई नई चीज़ें हमारे देश में आती हैं। चौथा क्या है, प्रमोट्स इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये तो ऑटोमेटिकली है कि जब कोई टेक्नोलॉजी आएगी तो हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ होगी, और इंडस्ट्रियल ग्रोथ होगी तो अगर हम उस टेक्नोलॉजी को डेवलप करके और उसको सेल आउट कर ले जाते हैं तो हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगा। क्योंकि पुरानी टेक्नोलॉजी से क्या होता है कि हमें खर्च ज़्यादा पड़ते हैं, ऐसी नई नई तकनीकी जो है बहुत कम समय में ज़्यादा काम कर देती हैं, तो हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ जाएगा। पांचवा क्या है कि ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। जब कोई नई टेक्नोलॉजी आएगी, नई इंडस्ट्री डेवलप होगी, तो जाहिर सी बात है लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा, और जब एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और जो प्रोडक्शन बढ़ेगा तो उससे क्या होगा, टैक्स रेवेन्यू भी जनरेट होगा गवर्नमेंट का। सिक्स पॉइंट क्या है, विद द पोटेंशियल फॉर द एक्सपोर्ट इट कुड ब्रिंग इन प्रीसियस फॉरेन एक्सचेंज। जब हम इसको विदेशों में इसको सेल कर ले जाए, किसी दूसरे को बेच ले जाए, तो हमें क्या है, विदेशी मुद्रा भंडार भी हम अपने देश का बढ़ा सकते हैं। सातवां क्या है, कैन बिल्ड अप इनोवेशन टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस विद इन द रेसिपिएंट। अब जो ये देश खरीदता है उसमें नई नई जो है इनोवेशंस डेवलप होते हैं, लोगों में स्किल डेवलप होती है, और नए नए जो है वो प्रोग्रेस डेवलप होते हैं। रेड लाइन इन ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, इसका मतलब हुआ कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी में रिस्ट्रिक्शंस क्या है, क्या उसकी जो है लिमिटेशंस क्या है। ऐसा नहीं कि हम करते जाएं और करते ही जाएंगे, उसकी कुछ रेस्ट्रिक्शन है। जैसे रेस्ट्रिक्शन इन द फील्ड ऑफ यूज़ वॉल्यूम, मतलब हम किस किस फील्ड में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि जो हमारी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, जो कि हमें न्यूक्लियर एनर्जी प्रोवाइड करती है, उसके रेस्ट्रिक्शंस हैं। जब भी कोई देश आपको न्यूक्लियर रॉ मटेरियल प्रोवाइड करेगा तो वो ये चाहेगा कि आप उससे बम ना बनाएं, आप उससे केवल एनर्जी प्रोड्यूस करें। तो और किस मात्रा में, एक साल में, एक महीने में आपको कितना हम क्वांटिटी दे सकते हैं, क्योंकि उससे ज़्यादा अगर आप देंगे तो आपको मिसयूज़ भी कर सकते हैं आप, या हो सकता है आपको खपा ना पाएँ, आपको साइड इफेक्ट हो सकते हैं। दूसरा क्या है, रेस्ट्रिक्शन ऑन द राइट्स ऑफ रेसिपिएंट टू सेल। कि जैसे क्या होता है, कई बार देखिए कि दवाइयों में आपने कई बार देखा होगा नॉट फॉर सेल, नॉट फॉर सेल, ठीक है। तो क्या होता है कि आप इसको जो है सेल आउट नहीं कर सकते। जैसे हमने आपको दिया तो अब आप किसी और को नहीं भेज देंगे, क्योंकि हमारे और आपके बीच में एग्रीमेंट हुआ कि आप उसको इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह के एग्रीमेंट होता है, आप ब्रेक नहीं कर सकते। अगर ब्रेक करेंगे तो नेशनल और इंटरनेशनल लॉ के तहत जो है आपको पनिशमेंट मिल सकती है। तीसरा क्या, रेस्ट्रिक्शन ऑन R&D फील्ड, कि अब हमारा जो है वो रिसर्च डेवलपमेंट फील्ड में अंडर एंटी कंपटीशन प्रैक्टिसेस, restriction on the rights to any improvement, modifications, enhancement, know-how, restriction to participate in the development benefit similar। अब इसमें क्या है कि जैसे कई बार देखिए, आप देखेंगे कि डुप्लीकेट मैन्युफैक्चर ऑफ द सिमिलर प्रोडक्ट। तो अब हमारे यहाँ कोई टेक्नोलॉजी हमने परचेज कर ली, जो हमारी डिफेंस इंडस्ट्रीज़ हैं या हमारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंडस्ट्रीज़ हैं, उसमें ये बाइंड होता है कि आप जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर रहे हैं इसमें आप कोई इम्प्रूवमेंट, कोई मॉडिफिकेशन, कोई नो हाउ में कोई और चीज़ें आप चेंज नहीं कर सकते। मतलब एज सच जो हमने दिया है आपको वैसे ही इस्तेमाल करना। अगर आप उसमें कोई मॉडिफिकेशन करते हैं या आप उसकी डुप्लीकेसी करते हैं तो आपको पनिशमेंट मिल सकती है। तो ये रेस्ट्रिक्शन इसमें होती है। नेक्स्ट, इसमें क्या है कि अब फोर्थ आप देखेंगे पॉइंट, टाइम दैट इज इम्पोजिंग ऑन द टेक्नोलॉजी रेसिपिएंट द ऑब्लिगेशन टू परचेज apart from the technology wanted additional inputs such as raw material and machine। इसमें यह है कि जो भी हमने टेक्नोलॉजी आपको ट्रांसफ़र की है उसके बियॉन्ड आप पे ऑब्लिगेशन लगाई जाती है कि आप उसको परचेज नहीं कर सकते हैं। ये एग्रीमेंट के तहत होता है और इसके बियॉन्ड आप नहीं जा सकते। प्राइस फिक्सिंग है, दैट इज़ द इम्पोजिंग द टेक्नोलॉजी रेसिपिएंट ऑफ द प्राइस फिक्स्ड बाय द टेक्नोलॉजी सेलर। अब अगर प्राइस फिक्स हो गया है और आपकी परचेजिंग पावर से वो प्राइस बाहर है तो भी आप टेक्नोलॉजी नहीं परचेज कर सकते हैं। छठवां क्या है, रेस्ट्रिक्शन आफ्टर द एक्सपायरेशन। इसमें क्या है कि एक्सपायरेशन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, कि
कोई भी जो वस्तु है या जो टेक्नोलॉजी है, अगर वो एक्सपायर हो गई तो उसके बाद की गारंटी नहीं है। या हम जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का एग्रीमेंट जितना हमारा 10 साल का अगर है, 15 साल का है, वो ख़त्म हो गया तो हम हो सकता है उसको रिन्यू ना करें आपको, और आपको ना मिले। सेवन्थ क्या है, रेस्ट्रिक्शन ऑन द टेक्नोलॉजी रेसिपिएंट टू चैलेंज द वैलिडिटी ऑफ द राइट्स कन्फर्ड बाय द टीओटी कॉन्ट्रैक्ट। इसमें क्या है कि आप जो भी हम आपको ट्रांसफ़र कर रहे हैं, इसमें आप इसकी वैलिडिटी जो हमने दी है उसके बाद हमें आप चैलेंज नहीं कर सकते हैं कि ये पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी इसमें। जैसे कि जो बाटला हाउस केस था दिल्ली का, उसमें ये जो कहा गया कि जो बुलेट प्रूफ जैकेट्स थी उनको गोलियां भेद गई, तो उसमें क्या हुआ कि जो जैकेट बनाने वाली जो कंपनी थी बुलेट प्रूफ जैकेट, उसने ये बताया कि इसकी जो वैलिडिटी थी वो ख़त्म हो चुकी है। जो वैलिडिटी ख़त्म हो चुकी है, आप उसके बाद भी यूज़ कर रहे हैं तो आप चैलेंज नहीं कर सकते उसको, और फिर वो गोली उसमें छेद कर गई तो हमारी गारंटी नहीं है। आठवां पॉइंट क्या है, ग्रांट बैक प्रोविजन, which imposes on the technology recipient an obligation to transfer back to seller any improvement, innovation, additional experience in the working of the technology transfer. There are now being replaced by clauses prohibited modification, disassembly, reverse engineering. इसमें क्या होता है कि आप पे पनिशमेंट लगाई जा सकती है, आप पे जो है पैसे वापस आपके किए जा सकते हैं अगर आपने उसमें कोई मॉडिफिकेशन किया, उसका डिसअसेंबली किया, उसके रिवर्स इंजीनियरिंग की। रिवर्स इंजीनियरिंग का मतलब होता है कि हम उसको खोल के, पूरी जो टेक्नोलॉजी हमारे पास है उसको हम खोल के और वापस उसको बाइंड करते हैं, तो वो रिवर्स इंजीनियरिंग। हम कैसे कैसे उस कैसे बनी है ये जानने के लिए उस टेक्नोलॉजी को हम पूरा खोल डालते हैं धीरे धीरे करके, और फिर हम वहाँ से शुरू करते हैं कैसे कैसे असेंबल हुआ है। 9वां पॉइंट है एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शन, कि इसमें जो है आपको ये बाइंड किया जाएगा कि नहीं, आप अगर हम आपको दिए दे रहे हैं टेक्नोलॉजी, तो आप जैसे अगर राफेल भारत को सेल किया गया टेक्नोलॉजी, तो ये नहीं कि राफेल की टेक्नोलॉजी आपके पास आ गई तो आप राफेल बनाने के लिए इंडिपेंडेंट हो गए, आप जितना चाहे उतना प्रोड्यूस कर सकते हैं, जिसको चाहे उसको बेच सकते हैं। फ्रांस ने जो भी ऑब्लिगेशन भारत पर लगाए हैं कि अगर आप ये टेक्नोलॉजी बनाते हैं, इससे विमान आपके प्रोड्यूस होंगे, तो उसके ऑब्लिगेशन के हिसाब से जिस जिस कंट्रीज़ को रेस्ट्रिक्शन होगा बेचने पर, आप उसको नहीं बेच सकते हैं। जैसे कि फ्रांस कभी नहीं चाहेगा कि उसके दुश्मनों को आप वही टेक्नोलॉजी जो वहाँ से ट्रांसफ़र हुई उसको बेच दें। तो ये जो है एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शन होता है कि आप हर किसी को एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। ये हम बात कर रहे थे ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में कि तकनीकी हस्तांतरण किस प्रकार से होता है, कैसे होता है, किन तरीक़ों से होता है। इसको आप अच्छे से समझिए, जानिए। थैंक्स।